ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये उसको सॉल्व मैंने दिया था कि इफ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू a क्रॉस c, है ना। तो कुछ रिलेशन तुम्हें बताना है, जो भी इंफॉर्मेशन तुम यहाँ से निकाल सकते हो। क्या क्या निकाल सकते हो, करो यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन निकालो। यदि कि a क्रॉस b बराबर a क्रॉस c है तो इससे तुम क्या क्या चीज बता सकते हो। c और b का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, c और b का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम। और ये तो एक इंफॉर्मेशन, और भी काफी इंफॉर्मेशन निकाली। मैं सेम चीज डॉट प्रोडक्ट में भी लिया, यदि तुम वीडियो देखे होगे तो मैंने सेम चीज ये लिया था कि a डॉट b यदि a डॉट c के बराबर है तो यहाँ से तुम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, निकालो। सिर्फ इतना कहना है कि b और c वेक्टर बराबर होगा नहीं, वो तो एक इंफॉर्मेशन सही होगी, बट बाकी दो और इंफॉर्मेशन है जो तुम छोड़ रहे हो। पेन चलाओ, पेन, सोच दिमाग नहीं, पेन चलाना है, पेन। यहाँ से देख के तो हम भी बता देंगे कि b वेक्टर और c वेक्टर बराबर है, बट सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कुछ कुछ होगा, वो कुछ कुछ तुम्हें बताना है। देखो ऐसे उसके बारे में नहीं करना। a क्रॉस b, इसको मैं इधर जा सकता हूँ, माइनस टाइम्स a क्रॉस c बराबर 0 वेक्टर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। देखो यहाँ पे भी a वेक्टर है, यहाँ पे भी a वेक्टर है, दोनों जगह पहले है ना। मैं a क्रॉस b माइनस c लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू अब ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस 0 है। इसका मतलब या तो a वेक्टर 0 वेक्टर होगा या b माइनस c वेक्टर 0 वेक्टर होगा, जिससे कि b वेक्टर बराबर c वेक्टर आ जाएगा, या a वेक्टर इज पैरेलल टू b माइनस c वेक्टर। दो वेक्टर का क्रॉस 0 होता है तो या तो ये वेक्टर a क्रॉस b 0 होता है, तो या तो a 0 या b 0, या इन दोनों के बीच का वो दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल या कोलिनियर। तो वही चीज है, ये 0 या ये 0, ये 0 मतलब ये दोनों बराबर, या इन दोनों के बीच का एंगल 0 या पाई मतलब a वेक्टर इज पैरेलल b माइनस c। समझ में आएगा? अरे तुम ऐसे ही लिखो ना, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, नहीं तुम्हें समझ में आ रहा तुम ऐसे ही लिखो। ये होगा ना इसका मैग्नीट्यूड, या तो ये 0 या ये 0 या ये 0। ये 0 होने का मतलब थीटा 0 या पाई, 0 या पाई होने का मतलब दोनों वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल। पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर में एक ही बात है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नोट कर सकते। ठीक है।
देखो अच्छा, ये जो थीटा मैंने यहाँ पे लिखा है, ये थीटा कौन से वेक्टर के बीच का एंगल है? ए वेक्टर एंड बी माइनस सी वेक्टर, ठीक है ना? अच्छा, यदि कहीं पे a क्रॉस b बराबर c क्रॉस a लिखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो टाइमिंग का इशू रहेगा, टाइमिंग चेंज नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब मान लो अभी चलो चेंज होगा तो एक्चुअली 7 बजे तक कोई रहता नहीं है, तो फिर 2 ही क्लास हो पाएगा, है ना? उसके बाद अभी ठंडक आ रहा है 1 महीने बाद, वहाँ पे और स्कूल लेट हो जाएगा, और लेट हो जाएगा तो 8 बजे तक करना पड़ेगा, तो एकदम मना है, टाइमिंग भी इसे सही रहेगा, ठीक है? इसमें क्या या ऐसा कर सकते हो, जैसे कोई सब्जेक्ट मान लो तुम लोग को नहीं पढ़ना है, मान लो केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते हो, और ये मैं जबरदस्ती का वो कर रहा हूँ, यदि केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते हो तो अभी अजीत सर ही फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लेंगे, हाँ तो दूसरी बात तो उनका 3 बजे कर दें, 3 से 4 को ले लें केमिस्ट्री, और 4 से 5 फिजिक्स ले लें, 4 से 5 फिजिक्स में तुम लगा सकते हो, और 5 से 6 मैथ में ले, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है? टाइमिंग का वो कहना है कि एकदम क्योंकि ना आदमी है ना टाइम वो है, कोई भी फिर सारा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए टाइमिंग चेंज करना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे सेटअप भी नहीं, ठीक है? यदि नहीं लेना रहेगा तो जो भी होगा 4 बजे से, ठीक है? बट अभी के लिए तो 3 से तो टाइमिंग है ही, ठीक है? हाँ ये हो गया, क्या किया देखो, ये है सही है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b माइनस टाइम्स c क्रॉस a बराबर 0 लिख सकते हैं, इसको इधर लिया। अब यहाँ पे देखो एक पहले है, यहाँ पे एक बाद में, तो इसको भी मुझे पहले करना पड़ेगा, पहले करने के लिए इसका साइन उल्टा हो जाएगा, मतलब a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अब एक कॉमन ले सकते हो, क्रॉस b प्लस c बराबर 0, तो या तो ये 0 या ये 0 या ये पैरेलल टू दिस, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ a वेक्टर इज इक्वल्स टू b वेक्टर, देन a वेक्टर और b वेक्टर बराबर, ठीक है? देन इस वेक्टर जब इस तरीके से दिया हुआ है ना, तो तुम इसमें किसी से भी क्रॉस ले सकते हो, किसी से भी डॉट ले सकते हो, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग है, तुम्हें जो भी जरूरत हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तुम मान लो चाहते हो कि सी से क्रॉस चाहते हो, तो यदि इधर भी सी से क्रॉस किए हो तो इधर भी सी से क्रॉस करो, मतलब पोस्ट किए हैं तो यहाँ पे भी पोस्ट, मतलब बाद में किए तो यहाँ पे बाद, यदि पहले करना चाहते हो, यदि सी क्रॉस ए करना चाहते हो तो यहाँ पे सी क्रॉस बी करो, समझ में आई बात? यदि डॉट लेना चाहते हो तो a डॉट c लिखना चाहते हो तो b डॉट c लिखो, ठीक है? यदि c डॉट a लिखना चाहते हो तो c डॉट b लिख सकते हो, ठीक है? मतलब इस तरीके का ऑपरेशन तुम कर सकते हो, ठीक है ना? जब दो वेक्टर बराबर है तो उसमें किसी से भी क्रॉस ले सकते हो, किसी से भी डॉट ले सकते हो, जो मन वो कर सकते हो, ठीक है? देखो जब ये दिया हुआ है तो ये इसके बराबर है ना, बट यदि ये दिया होता तो इससे हम ये नहीं कह सकते, ये एक इंफॉर्मेशन होता और एक दो इंफॉर्मेशन और आता जो मैं लास्ट वाले पार्ट में प्रूफ किया हूं, ये तो प्रूफ किया हूं एक से, है ना? तो यहाँ पे लिख लो वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है? मतलब इधर से इधर तो हमेशा ट्रू, बट इधर से इधर हमेशा ट्रू नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत?
लेट ए वेक्टर बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। b वेक्टर इज इक्वल्स टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, तो a क्रॉस b तो तुम्हें निकालने आता है ना, a क्रॉस b तुम्हें निकालने आता है। बट मैं चाहता हूं कि मुझे a क्रॉस b का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, a क्रॉस b निकालने से वेक्टर फॉर्म में आता है, मैं लास्ट वाले क्लास में बताया है ना। बट मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, इसके लिए एक आइडेंटिटी है, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। लैग्रेंजेस आइडेंटिटी जानते हो? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, वो तुम एक डिटरमिनेंट से निकाल सकते हो। कौन से डिटरमिनेंट से? तो a वेक्टर है a डॉट a, ठीक है, और यहाँ पे a डॉट b, यहाँ पे b डॉट a और यहाँ पे b डॉट। क्या किए हैं देखो, यहाँ पे a लिखिए पहले, यहाँ पे b लिखिए पहले, फिर यहाँ पे a डॉट a लिखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ a लिखो, यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा मतलब क्या है, यहाँ पे a डॉट a, यहाँ पे b डॉट b, यहाँ पे a डॉट b, b डॉट a लिखो या a डॉट b लिखो, एक ही बात है। b डॉट a या a डॉट b एक ही होता है, यहाँ पे दोनों सेम है, यहाँ पे एक बार a है एक बार b। तो ये a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का वैल्यू है ना, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका रूट। ये समझ में आई बात? कोई दिक्कत? नोट करो, तो नोट करो। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a डॉट a का मतलब a स्क्वायर, b डॉट b का मतलब b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का। ठीक है, जब तुमको a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का जरूरत हो, वेक्टर का जरूरत नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत हो, तो हम लैग्रेंज आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये नहीं कि डिटरमिनेंट से पहले हम वेक्टर निकालेंगे तब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, नहीं, तुम्हें क्या करना है, लैग्रेंज आइडेंटिटी का यूज करो। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे स्क्वायर मतलब ये वैल्यू जो है, ये किसकी वैल्यू है, a क्रॉस b के स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो इसका क्या वैल्यू होगा, इसका रूट। समझ में आ गई बात? और डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान है या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आसान है? डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान है, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट तुम इजीली निकाल सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तुमको फिर वेक्टर निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं? हो गया? तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड a क्रॉस b। जब ऐसे लिखा गया है मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, देन a वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, एंड b वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप।
हो गया? कितना है? तो a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, 3 3 9 प्लस 4 4 16 प्लस 7 7 49 49 58 64 74, ठीक है। b स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस 9 9 4 13 17। a डॉट b कितना होगा? 3 2 6 4 2 8 7 3 21 27 और 8 19, है ना? तो a क्रॉस b, यदि a क्रॉस b लिखना चाहते हो तो तुम क्या करो, यहाँ पे लगा दो और उसके बाद डिवाइड, ठीक है। यदि डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो यूज करो। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 74, यहाँ पे 70 और यहाँ पे 19, यहाँ पे 19, ठीक है क्या? अरे सही है। अब करो कैलकुलेशन, ज्यादा चाहिए भी छोड़, अदरवाइज सॉल्व मल्टीप्लाई कर सकते, ठीक है ना? तो मैग्नीट्यूड जब भी पूछा जाए a क्रॉस b का तो ये आइडेंटिटी याद रखो, लैग्रेंज आइडेंटिटी, ठीक है ना? जहां से तुम मैग्नीट्यूड डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तुम्हें वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, यदि a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स, तो a वेक्टर और b वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं? यदि a और b कोलिनियर वेक्टर तो a वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, ये लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से यदि इफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर यदि 0 है ना, एंड a and b, a vector and b vector are non-zero vectors, then a cross b यदि 0 है और a और b वेक्टर कैसे हैं? नॉन-जीरो वेक्टर, ठीक है ना? मतलब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री या पाई डिग्री, मतलब वो दोनों वेक्टर, मतलब आगे बोलते जाओ, मतलब a वेक्टर b वेक्टर पैरेलल वेक्टर है या कोलिनियर वेक्टर, मतलब a वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स, समझ में आएगा? पैरेलल वेक्टर वो तो ठीक है, मुझे समझ में आता, बट मैथमेटिकली जब क्वेश्चन में कहीं बोला गया पैरेलल वेक्टर्स है तो डायरेक्ट तुरंत ये नोट मैथमेटिक्स में लिखा जाना चाहिए, ठीक है? जब भी क्वेश्चन में ये बोला जाए कि a वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर, सबसे पहले ये रिलेशन लिख दो, ठीक है? ठीक है यहां तक? ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, मैं फिर से इस लाइन को लिखा हूं। यदि a और b दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो a क्रॉस b क्या होगा? परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b का जो रिजल्टेंट वेक्टर हो उसका क्या मतलब होगा? मतलब कि a क्रॉस b जो वेक्टर है वो वेक्टर a के भी परपेंडिकुलर है एंड b के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है? ये बात समझ में आई? अब मेरे क्वेश्चन का जवाब नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे और इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इफ a वेक्टर एंड
ठीक है, if a vector and b vector are two non-zero vectors, non-zero vectors and non-collinear vectors, collinear means then a unique vector या पहले unique vector है, then a vector perpendicular to a vector and b vector can be given as, क्या बोला है मैंने क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन तुम इसको समझो, दो वेक्टर है, दोनों नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर, ये तुम्हें बता दिया। देन एक वेक्टर तुम्हें बताना है, ठीक है, देन अ वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है इसके इसके भी एंड इसके भी, वो क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? तुम्हें एक वेक्टर बताना, सिंपल सा लैंग्वेज, वो सब छोड़ो, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, सिंपल सा लैंग्वेज ये है कि तुम्हें एक वेक्टर बताना है जो इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या बोलते हो? एक क्रॉस समझ में आई बात कि नहीं? ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जो इसके भी परपेंडिकुलर हो एंड इसके भी परपेंडिकुलर, वही तो पूछा गया, ठीक है। अब तुम ए क्रॉस बी लिखो या बी क्रॉस ए लिखो, एक ही बात, मतलब दोनों को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? प्लस माइनस ए क्रॉस। समझ में आई बात? क्यों मैं प्लस माइनस लिखा हूं? क्वेश्चन में ए क्रॉस बी भी ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, या बी क्रॉस ए लिखो वो भी ए और बी के परपेंडिकुलर ही होगा, है ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे? प्लस माइनस, ठीक है। ये तो डायरेक्शन दे दिया तुम्हें, है ना, मैग्नीट्यूड तो उसका कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड यदि मैं पूछूं तो वो तो कुछ भी हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक लैम्डा है, मतलब ये एक जनरल वेक्टर है, ठीक है। प्लस माइनस ए क्रॉस बी लिखे तो मैग्नीट्यूड उसका फिक्स हो गया ना, मैग्नीट्यूड तो मॉड ए मॉड बी sin थीटा ही होगा, ठीक है। मैं एक जनरल वेक्टर लिखना चाहता हूं कि ये वेक्टर ऐसा वेक्टर जो इस दोनों के परपेंडिकुलर हो और उसका मैग्नीट्यूड मान लो लैम्डा, मैग्नीट्यूड लैम्डा तो नहीं होगा, कुछ और भी होगा, है ना, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, तो इसको जनरलाइज फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? अब जब लैम्डा लगा दोगे तो प्लस माइनस लगाने का भी जरूरत नहीं, लैम्डा में सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अब प्लस माइनस हटा दो, तो मैं एक एक स्टेप में समझा रहा था इसके लिए। तो अ जनरल वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर बी वेक्टर कैन बी गिवन एज लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस, कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? तो ये लोगों को नहीं याद रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, तुमको कुछ होगा, वहां पे बोला जाएगा लेट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, तो बच्चे क्या करते हैं? मानेंगे, देखो जब भी तुमसे बोला जाएगा कि एक सी वेक्टर है जो इसके भी परपेंडिकुलर इसके भी परपेंडिकुलर, तो बच्चे क्या करेंगे कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है मतलब उनका डॉट जीरो, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है मतलब उनका भी डॉट जीरो होगा, मतलब ये वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी, इसका डॉट इसके साथ भी जीरो, इसके साथ भी जीरो, तो वो दो रिलेशन है ना। बट इस क्वेश्चन को मैं एक ही रिलेशन से सॉल्व कर सकता हूं, सी बराबर ए क्रॉस बी, ठीक है। तो यहां से टाइम बचेगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहां के इसी में आगे लिखेंगे हेंस अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू both a vector and b vector can be given as, तो ये तो हो गया एक जनरल वेक्टर, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे यूनिक वेक्टर चाहिए जो a के भी परपेंडिकुलर हो और b के भी परपेंडिकुलर हो, वो क्या हो? सबसे पहले मुझे ये बताओ, a वेक्टर का यदि मुझे यूनिक वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? a वेक्टर अपॉन a मॉड a, है ना। तो मुझे एक यूनिक वेक्टर चाहिए जो a क्रॉस a एंड b के परपेंडिकुलर हो,
तो सबसे पहले उसके एक ऐसा वेक्टर जो ए के भी परपेंडिकुलर हो, बी के भी परपेंडिकुलर हो, वो क्या होगा? ए क्रॉस बी, है ना? तुम्हें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसको यूनिट बनाने के लिए तुम क्या करोगे? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, है ना? अब यूनिट वेक्टर या इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस। समझ में आई बात? लैम्डा नहीं लगाएंगे। अब तो इसका मैग्नीट्यूड 1 ही हो गया ना, तुम्हें तो मैग्नीट्यूड 1 वाला चाहिए, तो ऐसे लिखा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। समझ में आया बात? जब यूनिट वेक्टर पूछा गया तब लैम्डा लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड तो वो बता दिया ना, 1। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 ही तो है। जब उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा? अब यूनिट वेक्टर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसलिए प्लस। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? क्लियर है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना? डबल स्टार मार्क कर लेना है, इसलिए मैं पहले ही मार्क कर दूंगा। ध्यान नहीं रहता है, ठीक है ना? इसलिए, और कई बार एग्जाम में ऐसा आ जाता है, ठीक है? मिटा दे। Find a unit vector which is perpendicular to find a unit vector which is perpendicular to this and this. Find a unit vector which is perpendicular to this and this. इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर तुम्हें निकालो। बारिश होता है तो सिर्फ बारिश ही होती है, गर्मी होता है तो गर्मी होती है। हो गया?
मैं तुम लोग में बात सॉल्व करना चालू किया हूँ, मतलब बहुत धीरे है, स्पीड बढ़ाओ। लंबा जा रहा है, कहाँ लंबा जा रहा है? देखो मैं तो तुम्हारे सामने सॉल्व किया हूँ, थोड़ी मैं मोबाइल से कैलकुलेट किया। देखो कैसे कर लिया, ये तो समझ में आ रहा है कि ये निकालना है मुझे। अब एक और भी निकालने के लिए ये रिलेशन यूज करोगे, ये निकाल लोगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। अब तुम यहाँ पे दिमाग ये लगाओगे कि नहीं इसको मैग्नीट्यूड निकालने, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना, लैग्रेंज आइडेंटिटी क्यों उससे निकालना? जब मुझे वेक्टर ही पता है तो मैग्नीट्यूड मैं लैग्रेंज आइडेंटिटी से क्यों निकालूंगा? वेक्टर तो मुझे निकालना ही है यहाँ पे, जब वेक्टर मेरे पास है तो फिर मैं लैग्रेंज आइडेंटिटी में क्यों जाऊंगा? वो तो टाइम वेस्ट है ना। मतलब यदि एक वेक्टर मेरे पास ये दिया हुआ तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने को आता है, क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड? इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना? तो यदि मुझे वेक्टर पता है तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकाले, नहीं पता होता और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाती तब लैग्रेंज आइडेंटिटी यूज करते हैं। मुझे समझ में आ गया था, तुम लैग्रेंज आइडेंटिटी यूज कर लोगे इसमें तुम्हारा लर्न नहीं जाता, ठीक है? तो देखो वेक्टर ये निकल गया, यहाँ पे 14 कॉमन ले लो, ये आ गया सिंपल सा। अब एक और भी निकालने के लिए इसका स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये तो 14 बन के बाहर निकल जाएगा और ये रूट 6 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये 14 कर दिया प्लस माइनस खत्म, ठीक है? तो सिर्फ पेन भी मत चलाओ, थोड़ा सा 2 मिनट सोचो, ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये तो बेसिक हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है? क्या अभी 3D लाने में टाइम अभी खत्म नहीं, ये तो सिर्फ बेसिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है ना? तो पहले समझते हैं इसको। ये क्या है? पैरेललोग्राम, ठीक है ना? सपोज करो, अच्छा चलो सपोज करने से पहले यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूँ और ये एंगल थीटा, ठीक है? तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? मान लो ये साइड मॉड ए और ये साइड मॉड बी, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? एरिया मैं अलजेब्रा पूछ रहा हूँ, वेक्टर नहीं पूछ रहा। इस पैरेललोग्राम का एरिया मैं वेक्टर में पूछ रहा हूँ, मैं अलजेब्रा में पूछ रहा हूँ। पैरेललोग्राम वेक्टर के अलावा पहले पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो ना? उसका एरिया निकालना जानते हो? tan का एरिया क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। वैसे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। कैसे निकालते हैं पैरेललोग्राम का? हाँ, हाफ क्या बोलो फिर से बोलो? समांतर भुजाओं के बीच का डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स और बस डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड बटे दो। नहीं, समांतर भुजाओं के योग, राइट? मैं तुम ए बी के टर्म्स में बताओ, तुम बोल रहे हो हाफ, मान लो ये डिस्टेंस डी है, हाफ इंटू डी इंटू ए प्लस बी, ये होता है एक सेकेंड, हाफ इंटू डी
सॉरी ये भी तो ए ही होगा और ये बी होगा, हाइट अभी भी ये होगा, है ना? देखो तुम गलत थे, है ना? गलत हो। देखो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस, ये है, और हाइट क्या है? डी प्लस इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस तो अभी भी ये है, और इंटू डी, क्या है? ए इंटू डी आ गया, ये होता है। ठीक है, एक साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। बोलो गलती है, प्रूफ मैं तो प्रूफ कर दिया ना, ठीक है, बट ये जरूरत नहीं है मुझे। हाँ अब देखो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। सपोज करो ये ओरिजिन है, ठीक है, और ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, चलो इसको मैं बी बोल दे रहा हूँ और इसको मैं सी, इस साइड का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। तो इस साइड का जो लेंथ होगा वो मॉड ए होगा, और इस साइड का जो लेंथ होगा वो मॉड बी होगा। कोई दिक्कत? ये एंगल थीटा है, मतलब थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ये साइड मॉड ए है, इस साइड का लेंथ मॉड बी, इस साइड का लेंथ मॉड बी है, इस साइड का लेंथ मॉड बी होगा, और इस साइड का भी लेंथ मॉड बी होगा, ठीक है। अच्छा, ये हाइट कितना होगा? ए और बी और थीटा के टर्म्स में ये हाइट जो डी बोला था मैंने, ए बी थीटा के टर्म्स में हाइट क्या होगा? मॉड बी sin थीटा, अरे ये होगा ना, ये मॉड बी cos थीटा और ये मॉड बी sin थीटा। ये तो फिजिक्स में कितने बार पूछ चुकी हो यार, इस ट्रायंगल में निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस ट्रायंगल का एरिया अभी मैंने तुम्हें बोला क्या है? एक साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इस पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? मॉड ए इनटू बी साइन, मॉड बी साइन थीटा, ये है। कोई दिक्कत इसमें? जो मैंने ए इनटू डी लिखा था, ए ये है, डी ये है ना, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँ, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा का मतलब क्या है? वेक्टर है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, इसका मतलब कि ए क्रॉस बी मुझे क्या देता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसका एक साइड ए वेक्टर है और दूसरा साइड बी वेक्टर, ठीक है। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? ए क्रॉस बी जो है हमें ज्योमेट्रिकली एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है, जिसका कि एक साइड ए वेक्टर होता है और दूसरा साइड बी वेक्टर होता है। समझ में आई बात? यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है, नोट कर लो। तो यहाँ पे लिखोगे hence magnitude of A cos B gives the area of parallelogram, gives the area of parallelogram whose adjacent sides are A vector and B vector.
whose ये adjacent 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 sides are a vector and b vector, ठीक है। तो a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तुम्हें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है, जिसका एक साइड a वेक्टर है और दूसरा साइड b वेक्टर। एक साइड a वेक्टर होने का मतलब ये साइड a वेक्टर है एंड ये साइड b वेक्टर, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तो सुनो, सॉल्व कर लो। Find area of parallelogram. ये क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे पोजीशन है, ठीक है। तो तुम्हें इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल के लाना, ठीक है। तो इसके आगे कल करते हैं, ठीक है ना।